हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उसके ऊपर उसको डिस्कस करते हैं, प्लस एमसीक्यू करते हैं। अब दो टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ चाहते हैं कि पहले एमसीक्यू आए, कुछ चाहते हैं बाद में, है ना। तो दोनों तरफ से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। पहले आपको एमसीक्यू दिखेगा, जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा, देन एक और मौका मिलेगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक है दोस्तों जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे बात करते हैं, दो आर्टिकल है द हिंदू के अंदर एंड इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, नो फ्लाई जोन के कंटेक्स्ट के अंदर। रिसेंटली जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है ना, उसके अंदर अब नाटो, क्योंकि यूक्रेन जो था, अगर मैं बात करूँ एक होलिस्टिक वे के अंदर, तो यहाँ पे जो रशिया है वो चाहता है कि यूक्रेन है ना उसके पास रहे, ताकि वो उसको ब्लैक वाटर के अंदर, जो ब्लैक सी के अंदर जो वार्म वाटर पोर्ट है वो एक्सेस मिलता रहे। यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बनूं, क्योंकि नाटो के अंदर है कि अगर एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो वो समझते हैं कि सभी के ऊपर अटैक और उसकी हेल्प करते हैं। तो यूक्रेन चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उसकी नाटो का मेंबर बन जाऊं, है ना। अब यहाँ पे यूएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या अगर मान लीजिए नाटो जो है वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देता है, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि जो भी अनऑथराइज्ड फ्लाइट्स है ना, जो भी एयरक्राफ्ट है ऊपर से जाएंगे तो उसको ये नीचे गिरा सकते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन इसका एस्पेक्ट और भी है। देखो, एक तो अब यहाँ पे ये टॉपिक बोलता है व्हाट इज नो फ्लाई जोन, ये बता दिया मैंने, जो अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट को उस यूक्रेन के ऊपर फ्लाई करने से रोकेगा। ऐसा पहले भी किया जा चुका है इराक के अंदर, गल्फ वार एंड बॉस्निया हर्जेगोविना, है ना। तो पहले भी हो चुका है, इतना समझो आप सिंपल वे के अंदर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल बोलता है कि जो नाटो है उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे अगर वो डिक्लेयर करता है। एक तो पहले भाई, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, वो चाहता है लेकिन अभी बना नहीं, है ना। अगर यूएनएससी के अंदर भी मान लीजिए ये मामला लेके चलते हैं तो वहां पे रशिया वीटो कर देगा, तब प्रॉब्लम। दूसरा, यहाँ पे ये बिगर क्राइसिस हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि यूरोप को पूरा इस वॉर के अंदर ले जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नीचे से आपको पूरे एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ऐसे जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि अगर रशिया का एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे आपको हिट करना है। उस कंटेक्स्ट के अंदर वॉर और बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है फिर यहाँ पे? अगर एक और आर्टिकल, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर नहीं दिया, एक और आर्टिकल आया था, वो ये बोलता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी नाटो का वहां पे एस्टेब्लिश है, जो रडार सिस्टम है ये डिटेक्ट करता है। मान लीजिए अगर रशिया का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो ये डिटेक्ट करेगा और वार्न करेगा यूक्रेन अथॉरिटी को भी यहाँ पे डेंजर है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। हाँ, कि नो फ्लाई जोन इंडिया के अंदर जो है, अगर रीजनल बेसिस के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यहाँ पे हम इसको जनरली प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखते हैं, नो फ्लाई जोन के अंदर रखते हैं। हाँ, यहाँ पे इसके ऊपर कौन एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है? इंडियन एयरफोर्स उड़ा सकती है। वो भी कब उड़ाती है? जब अपना ये रिपब्लिक डे होता है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो राष्ट्रपति है ना, प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे परेड के लिए आए होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तो हो गया मिलिट्री पर्पस। क्या इसको सिविलियन पर्पस के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओलंपिक्स लंदन के अंदर 2012 आई थिंक, उस टाइम के ऊपर इन्होंने सिविलियन पर्पस के लिए नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया था। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा जाननी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट नो फ्लाई जोन। अ नो फ्लाई जोन वुड बार ऑल अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्लाइंग ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। सेकेंड है, इट कैन बी एस्टेब्लिश फॉर मिलिट्री और सिविलियन पर्पस। थर्ड है, करंटली देर इज नो रीजन विद इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज नो फ्लाई जोन। 1 and 2, 2 and 3, 3, 1 and 3। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहां पे बात करते हैं। द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया, यहाँ पे फ्यूजोबैक्टीरियम का रोल, कि ओरल कैंसर पेशेंट के अंदर क्या रोल होता है, यहाँ पे इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, एक तो हम ओरल कैंसर की वजह से, है ना, जैसे च्यूइंग टोबैको, ये सारे रीजन हम पढ़ते हैं। लेकिन यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, कि इंडिया के क्या क्या फैक्टर है। उन्होंने मेजर फैक्टर पूछा था और यूपीएससी ने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दिया था। उसी पैटर्न के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि जब ओरल कैंसर है, इसके और भी ड्रिवन फैक्टर होते हैं, जैसे
अगर मैं बात करूं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना, तो सपोज करो अभी रिसेंटली जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर ने HPV डिटेक्टर बनाया है कि HPV डिटेक्टर से हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हाँ कैंसर वहाँ पे होने के चांसेस हैं नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत से सर्वाइकल कैंसर वगैरह यहाँ पे HPV पाया गया है पेशेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लेकिन दो कंट्रास्ट फीचर हैं। यूरोपियन की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर यूरोपियन की बात करूं इसके कंटेक्स्ट के अंदर जो जेनेटिक सिग्नेचर होता है, जीन एक्सप्रेशन, जो टोबैको का जेनेटिक सिग्नेचर है, उसके अंदर जो मैं बात करूं कि वेस्ट कंट्रीज और इंडिया, यहाँ पे कंट्रास्ट फैक्टर पाया गया है। वो ये आपको याद रखना है बस। वो क्या कंट्रास्ट फैक्टर है, वो ये है कि जो ओरल ट्यूमर है वेस्ट के अंदर, वहाँ पे, ठीक है, ओरल ट्यूमर के अंदर वेस्ट के अंदर क्या है, ज़्यादातर HPV इन्फेक्शन पाई गई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे फ्यूजोबैक्टीरियम इन्फेक्शन पाई गई है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे ह्यूमन फ्यूजोबैक्टीरियम इन्फेक्शन पाई गई है, लेकिन जो वेस्ट है वहाँ पे HPV इन्फेक्शन पाई गई है ओरल कैंसर के कंटेक्स्ट के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे एक और आपने याद रखना है, हाँ, कि अगर ओरल जो कैंसर है पेशेंट को, उसके अंदर पॉजिटिव आता है फ्यूजोबैक्टीरियम, ठीक है, तो नेगेटिव आता है HPV। मतलब या तो फ्यूजोबैक्टीरियम पॉजिटिव आएगा या HPV पॉजिटिव आएगा, दोनों में से एक आता है। वेस्ट के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव क्या पाया गया, HPV। इंडिया के अंदर क्या ज़्यादा पॉजिटिव पाएगा, फ्यूजोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। चलिए इसी कंटेक्स्ट के ओरल कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया आर प्रीडोमिनेटली कॉज्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है प्रीडोमिनेटली, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ से ही कोई एक एलिमिनेट करना है एटलीस्ट। च्यूइंग टोबैको, है ना, देन सोमैटिक और एक्वायर्ड जीनोमिक वेरिएंट, फ्यूजोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कंटेक्स्ट के अंदर पाया गया, तो ये रिपोर्ट बोलती है HPV इन्फेक्शन इंडिया के अंदर नहीं यहाँ पे मिलती। तो अपना फोर्थ इज द राइट रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे 1, 2, 3 फ्यूजोबैक्टीरियम पाई गई है ज़्यादा, तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि मोस्ट प्रीडोमिनेटली इनमें से कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, द हिंदू के अंदर है वेरिएंट डू नॉट ऑलवेज इवॉल्व टू बिकम लेस वेरिएंट। यहाँ पे बात करते हैं कैजुअल लिंक बिटवीन ब्लड, है ना। ये दो आर्टिकल है द हिंदू के अंदर, दोनों को मैंने क्लब करके इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, दोनों को यूज करके। वेरिएंट डू नॉट ऑलवेज इवॉल्व टू बिकम लेस वायरुलेंट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, है ना, अगर मैं बात करूँ वायरस की एवोल्यूशन, ठीक है, वायरस है उसका नया वेरिएंट बन जाता है, उसके अंदर कुछ म्यूटेशन होती है, नया एक वेरिएंट जनरेट होता है। हम क्या करते हैं, हमने वैक्सीन लगा ली, है ना, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होगी, या फिर जिनको पहले कोविड था उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होगी। अब इन एंटीबॉडीज को, है ना, एस्केप भी तो करना है। अगर वायरस यहाँ पे जाएगा, एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी और वायरस खत्म। लेकिन इसको एस्केप करने के लिए वायरस क्या करता है, नए नए वेरिएंट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए पहले स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक जनरल कोविड से पहले का टाइम लो, एक जनरल ह्यूमन की बॉडी के अंदर कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं थी, है ना, इस कंटेक्स्ट के अंदर। तो वायरस को एक ये बैरियर जो था ये क्रॉस करके वायरुलेंट बनना था, लोगों के अंदर ज़्यादा ट्रांसमिट होना था। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, ठीक है, प्लस एंटीबॉडीज अपना वैक्सीन दे दी, तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी है उनकी इंक्रीज होगी, है ना। तो अब वायरस को क्या करना होगा, ये बैरियर को क्रॉस करना होगा, अपने आप को ऐसा अडेप्ट करना होगा। अगर ये बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है ना, वो ज़्यादा लोगों के अंदर जल्दी से फैलेगा, जैसे ओमिक्रॉन भी फैला था। ठीक है, तो यहाँ पे WHO की ये स्टडी ये भी बोलती है कि जो वायरस है, जो नया वेरिएंट आएगा, ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो गया, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फैलेगा, क्योंकि ये इवॉल्व होगा, अपने आप को इवॉल्व करेगा और उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होगी। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, मतलब जिसको हुआ उसकी डेथ होगी, है ना, या बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा बॉडी के ऊपर, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वायरस की यहाँ पे बात करते हैं। ओनली वे नेक्स्ट वेरिएंट कैन बी मोर ट्रांसमिसिबल, कैसे होगा, सिर्फ एक ही तरीका है, हायर एबिलिटी टू अवॉइड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। उसके अंदर बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करते, न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज हैं उसको अवॉइड करते, है ना, वो उसका कुछ कर ना पाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये भी बोलता है कि जो
लोगों के अंदर जहाँ फिर नेचुरल इम्यूनिटी आई या फिर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनकी बॉडी के ऊपर कम इंपैक्ट होगा, जैसा हमने रिसेंटली भी देखा है। क्यों? क्योंकि टी सेल एंड बी सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये इसके अंदर काम प्ले करते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, मेमोरी सेल भी हैं जो मेमोरी रखते हैं कि हाँ ये वाला अगर आएगा तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट करनी है। ओके, वायरुलेंस अनप्रेडिक्टेबल, नेसेसरी टू बी मोर इन्फेक्शियस देन ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये उन्होंने बोला कि नेक्स्ट जो ज़्यादा होगा। लेकिन अगेन वही बात है, एक और यहाँ पे बात की गई है जिसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रांसमिशन है ना, जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हुआ, है ना, मान लीजिए एक पर्सन को कोविड हुआ, अब उसकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नहीं है ना, लेकिन वो दूसरों को तब भी ट्रांसमिट करता है। ये एक डिफरेंट करेक्टर है जो पहले जो सार्स 2002 आया था और MER ऐसा आया था, उससे इसको अलग करता है। ठीक है जी, ओके। नेचुरल एवोल्यूशन कैसे होती है ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन हाउ दे कॉज डिजीज बट हाउ दे एस्केप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, के वायरस इवॉल्व कैसे होगा, नया वेरिएंट कैसे बनेगा, अगर उसकी एबिलिटी हुई कि उसने जो एंटीबॉडीज हैं उसको एस्केप कर दिया, है ना, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इम्यूनो एस्केप की बात करें, 2 स्टडी हैं, आप मेंस के अंदर कोड कर सकते हो। एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट इज 75% लाइकली टू बी कॉज सिवियर डिजीज एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, ये बोलता है। सेकंड ये बोलता है कि जो रिडक्शन हुई है हॉस्पिटल के अंदर, लोग कितने गए, है ना, जो उसके अंदर रिडक्शन हुई है, हमने देखा भी है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ चुकी थी। हाँ, सीवियर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, खास करके इंडिया के अंदर, लेकिन हाँ ये रिडक्शन हॉस्पिटलाइजेशन की आई है, लेकिन जो ट्रांसमिसिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा थी। एक और जो आर्टिकल इसी न्यूज़पेपर के अंदर है वो बोलता है कैजुअल लिंक बिटवीन ब्लड ग्रुप एंड सीवियर कोविड-19। कुछ ब्लड ग्रुप के अंदर हो सकता है ना, अभी ये स्टडी चल रही है, कुछ ब्लड ग्रुप के अंदर हो सकता है कि उसको कोविड कम हो, कुछ के अंदर हो सकता है उसको कोविड ज़्यादा होने के चांसेस हो, ये बोलती है। इसने आइडेंटिफाई किए हैं 6 प्रोटीन, ठीक है जी, जो इंक्रीज करते हैं कोविड-19 का रिस्क, एंड 8 जो आइडेंटिफाई किए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कोविड-19 को। हालांकि इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी चल रही है, लेकिन हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू द वेरियस ऑब्जर्वेशन मेड बाय रीसेंट स्टडीज रिगार्डिंग कोविड-19 वेरिएंट्स। फर्स्ट है द नेक्स्ट वेरिएंट हैज टू बी मोर इन्फेक्शियस एंड सीवियर देन ओमिक्रॉन वेरिएंट। सेकंड है द नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस select variant not based on how they cause disease but how they can escape neutralizing antibodies. Third है there is no link between blood group and severe COVID-19. 1 and 2, 2, 2, 3 all of the above. चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। मोर इन्फेक्शियस यस, बट सीवियर हम बोल नहीं सकते कि क्या सीवियर हो गया या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, मैंने अभी बताया आपको, लिंक अभी एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हालांकि स्टडी चल रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं प्रोटीन जो हेल्प करते हैं कोविड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं रिस्क को। ठीक है जी, यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आ रहा है प्रीडेटरी प्राइसिंग क्लेम्स अगेंस्ट शॉपी, वाई CCI डिसमिस्ड देम। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो कैट है बेसिकली कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है। होता क्या कि मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है ना, अमेजोन है, उसने एकदम से प्राइस नीचे कर दिए, ठीक है दोस्तों, ताकि उसका प्रोडक्ट बिके, और जो बाकी है फ्लिपकार्ट से लेके, है ना, बाकी जो भी है ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है दोस्तों, मिंत्रा वगैरह, अब उनके जो प्राइसेस हैं वो तो ज़्यादा हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए वो अगर ऐसा काम करते तो उसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। प्रीडेशन, जैसे प्रीडेशन होता है ना, एक जानवर दूसरे को खाता है, तो वो अपने अपोनेंट को एलिमिनेट कर देगा। ऐसा ही इल्ज़ाम जो कैट ने लगाया है शॉपी के ऊपर, ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है शॉपी। अब इसने कुछ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कुछ बोला है, क्या बोला है उसने, ये बोला है एक तो ये जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करता है बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, ठीक है, लो प्राइस के ऊपर, पहला इल्ज़ाम। दूसरा, ये जो शॉपी है, ठीक है, ये ओन्ड बाय सी लिमिटेड है, ठीक है। ये सी लिमिटेड कौन है, जो ओन करती है जेरेना फ्री फायर, ठीक है, बेसिकली जो चाइनीज़ ऐप जहाँ पे हमने रिसेंटली बैन की थी उनमें से ये ऐप एक भी है। तो इसने बोला है कि क्योंकि हमने उसको बैन किया था इसलिए इसको भी बैन करना चाहिए शॉपी को, क्योंकि इसका भी ओनर सेम है, ठीक है जी। थर्ड, ये कंपनी ने रिसेंटली इंडिया की एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, वो है स्पिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
अब याद हो अगर तो हमने रिसेंटली ये पढ़ा था एफडीआई रूल जो नए लेके आए थे, उसके अंदर था कि जो भी इंडिया से बॉर्डर टच करते हैं उसको अगर एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं लिया, तो ये उसका भी इन्होंने बोला वायलेशन है। ठीक है दोस्तों, 3 इल्ज़ाम लगे। लेकिन सीसीआई क्या बोलती है, वो बोलती है कि अभी तो ये नया बच्चा है ना, अभी कल तो आया है, 2 दिन इसको हंसने खेलने दो, है ना। तो उसने बोला कि ये सिग्निफिकेंट मार्केट पावर नहीं है इसके पास, इसीलिए ये प्रेडेशन के अंदर नहीं आता। तो प्रेडेशन के अंदर अगर बात करें तो क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जो मेजर एलिमेंट है। एक तो भाई प्रेडेशन कब होगी, है ना, अगर मैं बोलूँ चूहा शेर पे कूद गया तो आप उसको क्या बोले, प्रेडेशन है ना भाई, वो तो अभी कल का बच्चा है ना। तो वहां पे एक डोमिनेंट भी तो होना चाहिए। प्रेडेशन के अंदर प्रेडेटर जो है वो डोमिनेट होता है, प्रे जो है वो थोड़ा रिसेसिव होता है उसके कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रेडेशन है उसके अंदर एक करैक्टर है कि डोमिनेट पोजीशन होनी चाहिए। तो अभी तो ये नया है, जब मार्केट एस्टेब्लिश हो जाएगी, बड़ा बन जाएगा अमेजॉन की तरह, तब बात करेंगे। दूसरी बात, प्राइस जो है बिलो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो इसके ऊपर इल्जाम भी लगा। तीसरा, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि अपने जो कंपटीटर है उनको एलिमिनेट करने की। ये 3 करैक्टर बताए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्विक फैक्ट क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 के अंदर ये बना, प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। चेयरपर्सन है, 6 मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फंक्शन क्या है इसके, अगेन ठीक है, कोई भी ऐसा मार्केट का कंपटीशन जो डिस्टर्ब ना हो, ये सारे काम करता है ना। अदरवाइज तो अगर आप देखोगे एक बड़ी कंपनी आएगी वो कम प्राइस पे दे देगी और बाकी सभी को लिमिनेट कर देगी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एज पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर रेलिवेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन द रेलिवेंट मार्केट। सेकंड है प्राइसिंग बिलो कॉस्ट ऑफ द रेलिवेंट फॉर द रेलिवेंट प्रोडक्ट in the relevant market by dominant enterprises. Third है intention to reduce competition or eliminate competitor. 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 all of the above. सिंपल है, यही 3 करैक्टर हैं जो हमने देखे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 5th क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे बात करते हैं पीआईबी के अंदर। ठीक है, एमएसएमई ने दोस्तों रिसेंटली एक इंटरनेशनल समिट इनॉग्रेट किया। वहाँ पे क्या था, किसके ऊपर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड विद एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। यहाँ पे इसी के साथ साथ 2 स्पेशल इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए बाय एमएसएमई। क्या है, संभव एंड स्वावलंबन। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट के अंदर अगर आपने मेंस के अंदर कुछ वहाँ पे नोट करना है तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट कोट कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया, नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू विच हैज टू बी डन इन अ राइट वे। ठीक है, ये आप मेंस के अंदर कोड कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं संभव। संभव के अंदर क्या है, संभव के अंदर बेसिकली जो कॉलेज है, डिफरेंट कॉलेज है ना, स्टूडेंट है, उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए, ठीक है, ताकि जॉब भी क्रिएट हो सके। ठीक है, और उनको एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम के बारे में अवेयर किया जाएगा। दूसरा है स्वावलंबन। यहाँ पे क्या है, नुक्कड़ नाटक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, खोपचे में। ठीक है दोस्तों, अब वो नुक्कड़ नाटक के अंदर क्या है, जो स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग है, वहाँ पे क्या है कि भाई जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जिन डिस्ट्रिक्ट की, उनको हमने डेवलप करना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों के यूथ के अंदर प्रमोट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन है, रिसेंटली संभव एंड स्वावलंबन अवेयरनेस प्रोग्राम सीन इन न्यूज़ लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये रखना पड़ता है ना, अदरवाइज तो हम डिफिकल्ट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन बनता था। सो दिस इज ऑल दोस्तों, रिवीजन करिए, बहुत कम टाइम बचा है, अपने आप को टेस्ट कीजिए, ठीक है, तभी बात बनेगी, क्योंकि जहाँ पे आप गलती करोगे आप वो भूलोगे नहीं। एग्जाम में हमें गलती नहीं करनी, इसीलिए यहाँ पे करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ऐसी गलती नहीं कि आप कुछ करो ही ना, है ना, वो तो गलती बहुत बड़ी गलती है, वो तो पाप है। पाप नहीं, आपने मतलब गलती अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।